Good morning, everyone. Our today's topic is official reserves. So, before starting that topic, we all must know the difference between current and capital account. Actually, current account हमारी फर्स्ट वीडियो थी, कैपिटल अकाउंट हमारी सेकेंड वीडियो थी. अब हमें उन दोनों का डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. अगर हमारा यहाँ तक क्लियर नहीं है, फिर आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो पहले हम दोनों में डिफरेंस करेंगे अच्छे से. तो डिफरेंस के लिए मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ कि सबसे पहले डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन जो होती है वो दोनों की डिफरेंट होती है, डेफिनेशन कभी सेम नहीं होती है. तो सबसे पहला काम होता है हमारा डेफिनेशन का. आप दोनों की डेफिनेशन लेंगे, आपने वीडियोस देखी होंगी, आपके पास बुक होगी, बुक नहीं है अगर तो आप वीडियोस यूज़ कर सकते हैं दोनों की डेफिनेशन लेने के लिए. उसके बाद हैं दोनों के कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स के लिए मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, तो उस फ्लो चार्ट को आपने पूरा याद किया होगा. और आपने याद किया है तो उसमें से जो जो कंपोनेंट्स आपके माइंड में हैं, लाइक करंट अकाउंट के आपके माइंड में होंगे गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर्स, तो वो आप इसके कंपोनेंट लिख सकते हैं. कैपिटल अकाउंट के आपके माइंड में होंगे बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, तो वो इसके कंपोनेंट्स हैं. आप इसको बेसिस दे सकते हैं कि हाँ आपने ये पॉइंट बनाया है, उसके अंदर आप इनको मेंशन कर सकते हैं. Point number 3, please focus. Current account reveal not net factor income from abroad, an important component of national income. अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, उन कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट था सर्विसेज. जो सर्विसेज थी वो 2 टाइप की थी, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर. तो जो फैक्टर सर्विसेज आपने पढ़ी है वो सारी की सारी क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है. जो फैक्टर सर्विसेज थी ना, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में आपको हेल्प करती हैं. मतलब वो आपको नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में, कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करती हैं. दिस इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करंट अकाउंट एंड नेशनल इनकम ऑल्सो. कैपिटल अकाउंट ऑन दी अदर साइड, कैपिटल अकाउंट के जो आपने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, आई जस्ट टोल्ड यू कौन कौन से थे, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग. तो कैपिटल अकाउंट शो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. कैपिटल अकाउंट आपको बताता है कि फॉरेनर जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डोमेस्टिक इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट की है. तो इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी डिपेंडेंट है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, बाहर वाली कंट्री के ऊपर अपनी जीडीपी को लेके. भाई हमारी जीडीपी है, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है, वो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है. और ये इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड. तो ऑब्वियस है कि हमारी कंट्री अभी भी डिपेंडेंट है, किस पर है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड पे. ये बात हमें कैसे पता चलती है, ये बात हमें पता चलती है कैपिटल अकाउंट को स्टडी करके. ठीक है. नेक्स्ट है करंट अकाउंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन पास्ट लैंडिंग एंड बोरोइंग. जो करंट अकाउंट होता है वो लैंडिंग और बोरोइंग की बात नहीं करता, क्योंकि लैंडिंग और बोरोइंग के बारे में कौन बात करता है, कैपिटल अकाउंट. और आपको ध्यान भी होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई लैंड परचेज करता है तो उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी, बट वो अगर लैंड पर रेंट दे रहा है तो उसकी एंट्री करंट अकाउंट में होगी. आपको एंट्रीज का ध्यान रखना है किसकी एंट्री कहाँ होगी, क्योंकि जो करंट अकाउंट में होगा वो कैपिटल में नहीं आ सकता, जो कैपिटल में होगा वो करंट में नहीं आ सकता. अब आपको लग रहा होगा कि हमने लैंडिंग एंड बोरोइंग वो तो कैपिटल अकाउंट में पढ़ा है, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स होते हैं. तो बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा है. लेकिन मैंने यहाँ पे लैंडिंग और बोरोइंग की बात नहीं की है. मैं किसकी बात कर रही हूँ, लैंडिंग और बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप उसकी बात कर रही हूँ. इंटरेस्ट क्या होती है, एक सर्विस होती है. इंटरेस्ट एक फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर पेमेंट होती है. ध्यान है आपको, कैपिटल पे इंटरेस्ट, रिमेंबर दैट. तो ये इंटरेस्ट है जो आप दे रहे हो, तो इंटरेस्ट करंट अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है. और जो सेटल किए जाते हैं, जो भी ओल्ड एप्स, मतलब जिसमें उनकी पूरी पेमेंट की जाती है, लाइक आपने बोरोइंग की तो फुल पेमेंट, मतलब फुल आपने बोरोइंग की है, तो जब आपने बोरोइंग की है तो वो कैपिटल अकाउंट में, या आपने उस बोरोइंग को मतलब रिटर्न उनकी क्या कहते हैं रीपेमेंट की है, उसको पेमेंट की है आपने उसकी, तो पेमेंट में आपने पूरा सेटल डाउन कर दिया, सारा आपने अपना हिसाब किताब निपटा दिया है, तो उसकी एंट्री भी कैपिटल अकाउंट में की जाती है. ठीक है. तो ये आपके हो गए 4 पॉइंट्स. अब आप सोचेंगे हमने 4 पॉइंट्स क्यों किए हैं, तो 4 पॉइंट्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर की बोर्ड में जो वेटेज है वो 6 मार्क की है, 4 + 1 + 1. ठीक है.
मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग बनेगा वो 4 मार्क का होगा, बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क के होंगे। तो इसलिए अगर कभी भी हम कोई डिफरेंस करते हैं तो हम उसे 4 पॉइंट्स का मिनिमम लेके चलेंगे। तो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, एक तो हमारा है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, वी ऑलरेडी हैव डन इट इन फर्स्ट वीडियो, एंड द थर्ड वन इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, जो कि मैं आपको थर्ड वन इसके बाद पढ़ाऊंगी। अब नेक्स्ट है हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑफिशियल रिजर्व्स में इंक्लूड क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऑफिशियल रिजर्व्स में इंक्लूड होता है गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन करेंसी। अब ये 3 आइटम्स हैं, 1 2 3, ये तीनों किस में इंक्लूड होते हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स में। तो बच्चे आप ध्यान से सुनेंगे, ये तीनों ही किसके पास होते हैं, आरबीआई के पास। दैट मीन्स आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स ऑफ द कंट्री and all forex transaction in the country are routed through the RBI। तो जितनी भी ये फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन्स होती है वो किसके थ्रू होती है, आरबीआई के थ्रू होती है। अब आगे समझाती हूँ मैं आपको। अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज होगा। अब थोड़ी बहुत बातें हैं जिनको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान हो, जब मैं आपको वीडियो नंबर 2 करवा रही थी और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स आए थे ऊपर स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ये गोल्ड मेंशन था और मैंने आपसे कहा था मैं इसे बाद में बताऊंगी। तो बाद में बताने का मीनिंग वहाँ पे क्या था कि कुछ बुक्स में ऑफिशियल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट के साथ इंक्लूड किया हुआ है और कुछ बुक्स में ऑफिशियल रिजर्व को एक अलग से अकाउंट बनाया गया है। 2 मेन अकाउंट ले रखे हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो आपको यहाँ पर मेन बात ध्यान देने वाली क्या है कि अगर ऑफिशियल रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट का ही एक पार्ट है, सब पार्ट है, तो ये ऑलरेडी कहाँ इंक्लूड हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्लूड हैं तो ये सब तो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। बट अगर ऑफिशियल रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट के साथ इंक्लूड नहीं है, इन दैट केस ये तीनों कहाँ जाएंगे, ऑफिशियल रिजर्व्स में। ठीक है, अब इसका काम क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। Increase in official reserves indicated by a negative sign. This is a very important line, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप भी इसे हाईलाइट करेंगे और ध्यान से लिखेंगे। Decrease in official reserves is indicated by positive sign. क्यों होता है, कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए, मान लीजिए ये है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपने देखा था कि एक साइड होता है आपका डेबिट और एक साइड आपका क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, फिर है आपका कैपिटल अकाउंट, अगेन द सेम थिंग। कैपिटल अकाउंट में भी एक साइड आपका होगा डेबिट, एक साइड होगा आपका क्रेडिट। नीचे आप उसका ओवरऑल बैलेंस करते हो, बीच में एरर एंड ओमिशन भी रह गया है, तो नीचे अगर जब आप ओवरऑल बैलेंस करते हो तो अभी इसमें क्या ऐड नहीं है, फिलहाल इसमें ऑफिशियल रिजर्व्स अभी इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। आप डेबिट और क्रेडिट मैंने टोटल में लिया है, ये सारा मैंने यहाँ पे एक एक आइटम नहीं लिया क्योंकि आइटम्स हम करंट अकाउंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो ये मैं ओवरऑल बैलेंस ले रही हूँ। तो ओवरऑल बैलेंस में क्या आया, ओवरऑल बैलेंस में आया कि जो हमारा करंट अकाउंट है ना वो डेबिट में चल रहा है, और डेबिट में चलने के बाद हमारा करंट अकाउंट का जो आया है वो आया -400। ठीक है, अब डेबिट में मैं माइनस लगाऊं या ना लगाऊं डजेंट मैटर, क्योंकि डेबिट का मीनिंग ये नेगेटिव चल रहा है। और जो कैपिटल अकाउंट है हमारा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आया है हमारा 200। ठीक है, तो 400 + 200 कितना हुआ, 600। तो ये ओवरऑल बैलेंस हमारा कितना आया, 600 नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव में चल रहा था। तो 600 आपका नेगेटिव में आ गया। अब वापस इसी लाइन पे, इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स एज इंडिकेटेड बाय अ नेगेटिव साइन। बच्चे, इसका मीनिंग हुआ कि ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हुए तो फॉरेन करेंसी इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने का मतलब उन्होंने बोरोइंग ज़्यादा की है, तो वो नेगेटिव साइन में आएगा। अब आप सोचोगे कि मैम ने पहले तो कहा था कि मनी का अगर इनफ्लो हो रहा है तो इनफ्लो को हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है ना, और आउटफ्लो हो रहा है तो उसे हमें नेगेटिव लेना है। बट जब हम ओवरऑल बैलेंस निकालते हैं, आप अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री करते हो तो बिल्कुल ठीक है, बट जब हम ओवरऑल बैलेंस निकालते हैं तब हम ये देखते हैं कि बोरोइंग कितनी है, फिर वो नेगेटिव साइन में जाती है। तो
अगर इनके ये ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं तो वो नेगेटिव साइन में जाएंगे, अगर ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज हुए हैं तो पॉजिटिव साइन में जाएंगे। इट मीन्स बोरोइंग कम हो गई है। एक तो आपको ये बात ध्यान देने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ बच्चे माइनस और प्लस के साइन में गड़बड़ कर देते हैं। दूसरी बात, आप एक बात देखो, अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑफिशियल रिजर्व इंक्लूड किए जाएंगे देन बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस। बीओपी कभी डिसबैलेंस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर बीओपी यहाँ पर बाइसेस -600 है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ऑफिशियल रिजर्व्स, तो वो क्या करेगा? वो +600 करेगा ही करेगा। कितना आया फिर ओवरऑल बैलेंस? 0 हो गया, 0। तो ऑफिशियल रिजर्व का काम ही बीओपी को बैलेंस करना होता है। अगर सरप्लस होता है तो वो कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। अगर डेफिशिएट होता है तो कहाँ से लिए जाते हैं? वो आरबीआई से लिए जाते हैं। इन शॉर्ट, बीओपी को बैलेंस करना मेन ऑफिशियल रिजर्व्स के हाथ में है। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन ऑफिशियल रिजर्व्स आर इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट देन बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस। ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि इज बीओपी ऑलवेज बैलेंस, तो आपका आंसर होगा बीओपी इज नॉट ऑलवेज बैलेंस व्हेन it is included in capital account. When official reserves are included in capital account, then BOP is always balanced. If official reserves are not included in capital account, BOP can never be balanced. या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब दैट मीन्स या सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा। बैलेंस करने के लिए उसको क्या चाहिए? मेन बैलेंस करने के लिए उसको चाहिए मेन जो है वो है ऑफिशियल रिजर्व्स। क्लियर? अब इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आवर लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ओके, बहुत सिंपल सा है। इसके फर्स्ट पॉइंट से सारे पॉइंट्स आगे आप खुद बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट मे इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। इट मीन्स जो बॉर्डर के गुड्स अक्रॉस होती हैं, आर पार जाती हैं, वो सारे ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है यहाँ पे? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो आप इसको एक पॉइंट और भी बना सकते हैं, बट मैंने मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मैक्सिमम डिफरेंस 4 मार्क का लूंगी, बट आप एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, तो आपका 1 पॉइंट और हो जाएगा। अब इसी से अगर मैं आगे पहले इन्हीं को कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। तो इसमें क्या आती है? गुड्स आती हैं। अब गुड्स वो होती हैं जिससे कि बीओपी बैलेंस भी होता है, डिसबैलेंस भी होता है। मतलब गुड्स अगर ज़्यादा आपने इंपोर्ट कर ली तो बीओपी क्या हो गया? डेफिशिएट। अगर आपने गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ली तो बीओपी क्या हो गया? सरप्लस। तो बीओपी में जो इम्बैलेंस आता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से ही आता है। थर्ड, These items are undertaken for consideration of profit. इन आइटम्स को किया ही क्यों जाता है? मेन पर्पस तो उनका प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। वो अलग बात है, लॉस तो पूरी इकोनॉमी का होता है, बट प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? कि प्रॉफिट अर्न करना है। इसी पर्पस से वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, और जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इज ऑटोनॉमस आइटम्स। ओके, एंड दीज आइटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। इनको अबव द लाइन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक 1 मार्क क्वेश्चन ये भी बना कि इनको अबव द लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आइटम जो होते हैं ना, इनको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, एज दे आर रिकॉर्डेड एज फर्स्ट आइटम्स। मतलब इंपोर्ट किया आपने, एक्सपोर्ट किया आपने, तो ये फर्स्ट एंट्री तो हुई। इंपोर्ट किया आपने, एंटर कर दिया, सेकेंडरी तो कहीं कोई एंट्री नहीं है, फर्स्ट एंट्री है। तो अबव द लाइन का मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि इनको यहाँ पर फर्स्ट आइटम, इनको फर्स्ट टाइम पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इनको हम बीओपी को सरप्लस या डेफिशिएट निकालने के बाद रिकॉर्ड नहीं करते, इनको पहले रिकॉर्ड करते हैं। इनकी वजह से पता चलता है कि बीओपी सरप्लस है या डेफिशिएट है। तो ऑटोनॉमस, आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स। Accommodating items are those items which involve the movement of official reserves with the RBI. तो ये official reserve जो RBI के पास होते हैं, ये उसकी मूवमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ये वो वाले आइटम्स होते हैं। These are meant to correct BOP. As I told you, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो official reserves होते हैं वो BOP को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये BOP को करेक्ट करने में हेल्प करता है।
इनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, दीज आर फ्री फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इनका काम तो इकोनॉमी वेलफेयर होता है, इकोनॉमी मतलब बीओपी को करेक्ट करना होता है। और इनको बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। इनको बिलो द लाइन क्यों है? क्योंकि इनकी एंट्री सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है? पहले बीओपी को आपने बैलेंस देखा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगर डेफिसिट है तो ऑफिशियल रिजर्व्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है, अगर सरप्लस है तब भी ऑफिशियल रिजर्व को उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये डेफिशिट और सरप्लस के बाद देखे जाते हैं, बट ये तो डेफिशिट और सरप्लस का कॉज होते हैं। सो आई होप सो ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा आपको। इस डिफरेंस के बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।